हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए पोम का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एडविन रिच। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये पोएम क्या है, इसकी थीम क्या है। द पोएम इज़ अबाउट अ वुमन नेम्ड आंट जेनिफर हु इज़ ट्रैप्ड इन एन अनहैप्पी मैरिड एंड फाइंड सोलेस इन हर नीडल वर्क। बेसिकली दोस्तों, ये पोएम है एक आंट जेनिफर नाम की लेडी जो अपने अनहैप्पी मैरिज लाइफ में फंस चुकी हैं और वो एक कामनेस और सूदिंग इफ़ेक्ट और पीस ढूँढने का प्रयास करती हैं अपने निडल वर्क में, व्हिच इंक्लूड्स एम्ब्रॉयडरिंग पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स। और वो अपने वर्क में क्या कर रही हैं कि एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिसमें वो टाइगर्स के पिक्चर्स को बना रही हैं। द थीम ऑफ द पोम इज़ द स्ट्रगल ऑफ women टू assert देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड ऑटोनॉमी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन। बेसिकली दोस्तों, इस पोम का थीम है कि महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं अपने मैरिड लाइफ में। वो अपना अपना इंडिविजुअलिटी को दिखाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए, खासकर इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा की ओर। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकी मीनिंग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन से पहले। तो आप देखिए, प्रैंस का मतलब होता है जंपिंग, टू स्प्रिंग फॉरवर्ड ऑन द हाइंड लेग्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, टाइगर जंप कर रहा है अपने हाइंड लेग्स पे। और स्क्रीन का यहाँ पर मतलब है पैनल, और फैब्रिक और पीस ऑफ क्लॉथ जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और टाइगर का पिक्चर को बना रही हैं। डेनिजन का मतलब एनी पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लीव्स ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर डेनिजन टाइगर को कहा गया है जो कि जंगल में रहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है। स्लीक का मतलब काफ़ी ग्लॉसी, स्मूथ और एलिगेंट होता है। और शिवल्रिक मीन्स ब्रेव, डिग्निफाइड और बिहेविंग विद ऑनर स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। ऑथर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है शिवल्रिक यहाँ पर, क्योंकि शिवल्रिक टर्म बेसिकली उसके लिए यूज़ किया जाता है जो विमेन की ओर रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। सो ये वर्ड शिवल्रिक यहाँ पर यूज़ किया गया है डेलिबरेटली पोएट के द्वारा। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। एडविन रिच इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी whom she calls as Aunt Jennifer। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक लेडी के बारे में बात कर रही हैं जिनका नाम वो आंट जेनिफर कहती हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। इट कुड बी अ टेबल क्लॉथ और अ वॉल हैंगिंग। वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक पीस ऑफ क्लॉथ में। ये एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है, या वॉल हैंगिंग भी हो सकता है, या सम अदर डिजाइन भी हो सकते हैं। The pattern that she is embroidering shows tigers jumping around all over the fabric in the green backdrop of forest। और वो जो पैटर्न बना रही हैं उस क्लॉथ पे, वो दिखाता है कि टाइगर्स जो है जंप कर रहे हैं ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ फॉरेस्ट में, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि टाइगर्स जंप कर रहे हैं ग्रीन फॉरेस्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक लाइन यूज हुआ है, दे आर ब्राइट येलो इन कलर लाइक द कलर ऑफ टोपैज स्टोन। मीन्स ऑथर ने यहाँ पर टाइगर का कंपैरिजन टोपैज से किया। टोपैज एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है जो नॉर्मली येलोइश इन कलर होता है। तो इस तरह ऑथर ने यहाँ पे मेटाफर भी यूज किया है दोनों का कंपैरिजन करके। ऑथर बताना चाहती हैं कि दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन, क्योंकि ऊपर में लाइन में कहा गया है, आप देख सकते हैं, आप वापस जाइए लाइन थर्ड में, दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। सो ऑथर कहते हैं कि दे आर फियरलेस, उनको इंसानों का कोई डर नहीं होता। ऐसा कहकर ऑथर शायद ये कॉन्ट्रास्ट करना चाह रही हैं कि आंट जेनिफर हैं जो अपने मैरिड लाइफ से काफ़ी ट्रबल्ड हैं, टॉर्चर्ड हैं, वो अंकल से काफ़ी डरती हैं, बट ये टाइगर काफ़ी फियरलेस है। आगे हम लोग देखते हैं, हियर वी कैन सेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड आंट। दो द टाइगर्स डिजाइन्ड बाय हर आर फियरलेस, बट सी herself is afraid of her husband. Additionally, the poetess says that the tigers walk in a smooth and dignified manner, showcasing means highlighting fearlessness and bravery। ऑथर ये भी बताना चाह रही है कि टाइगर जो वॉक कर रहे हैं वो काफ़ी डिग्निफाइड मैनर में स्मूथली चल रहे हैं, वो जो दिखाता है कि वो कितने फेयरलेस हैं और उनके अंदर कितनी ब्रेवरी है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब अगले स्टैंजा पे चलते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band, she sits heavily upon आंट जेनिफर्स हैंड। ऑथर यहाँ पर कुछ वर्ड्स को फिर से मैंने हाईलाइट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लटरिंग का मतलब ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होता है, और वेडिंग बैंड यहाँ पे रिफर किया गया है बेसिकली वेडिंग रिंग को।
यहाँ पर। तो चलिए हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द आंट्स फिंगर्स आर ट्रेमलिंग विथ फियर ऑफ हर हस्बैंड। जो जब वो निडल वर्क कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, तो वो निडल से जो वो वीव कर रही हैं, बुन रही हैं उस प्रिंट को, तो उनके हाथ जो है, उँगलियाँ जो है काँप रही हैं। शी इज़ सो फियरफुल दैट शी फाइंड्स इवन द सिंपल एक्ट ऑफ पुलिंग द निडल डिफिकल्ट। और शादी का बंधन जो है उनके हाथ पर इतना ज़्यादा वजन, मीन्स कहना चाह रहा है कि वो साइकोलॉजिकली और मेंटली इतनी टेंस्ड है कि निडल को जब हम लोग इंसर्ट करते हैं फिर निकालते हैं किसी चीज़ को बुनने के समय, सिलने के समय, तो वो निडल निकालना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड हाईलाइट्स द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बर्डन दैट आंट जेनिफर कैरीज एज अ रिजल्ट ऑफ हर अनहैप्पी मैरिज। इवन दो अ वेडिंग रिंग डजंट वे मच, ऑथर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वेडिंग रिंग जो होता है उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इट सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, फिर भी कहती हैं कि इट सिट्स हेवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है द अमाउंट ऑफ डोमिनेंस हर हस्बैंड हैज एक्सरसाइज्ड ओवर हर, मतलब उनके हस्बैंड जो है कितना उनको टॉर्चर करते हैं कि और वो कितना टॉलरेट करती है, बेसिकली ये बताता है। और हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे थर्ड स्टैंजा में, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing and unafraid। दोस्तों यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इवन आफ्टर हर डेथ, मरने के बाद भी she will face difficulties in her life. The terror and domination she felt during her married life will continue to remain with her। मतलब जो तकलीफ उन्होंने सहा है, ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी उनके साथ रहेगा उस वेडिंग रिंग के रूप में जो उनकी उंगलियों में पहनाया गया था। The irony of her life is that still she will be tied up with the shackles in the form of her husband wedding ring। मतलब वो अभी भी अपने हस्बैंड के वेडिंग रिंग से बंधी रहेंगी, उन जंजीरों से बंधी रहेंगी। ये वेडिंग रिंग उनके लिए एक शैकल्स की तरह, एक हथकड़ी की तरह, एक जंजीर की तरह है जो बंधी रहेंगी। On the other hand, the tigers embroidered by her will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely। लेकिन जो वो टाइगर बना रही हैं वो कहना ये चाहती हैं कि मेरा लाइफ तो इतना टॉर्चर्ड है, बर्डनड है, बट मेरे टाइगर्स तो हमेशा फियरलेस रहेंगे और हमेशा प्राउडली एंड ब्रेवली वो जंप करते रहेंगे। बेसिकली वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हैं कि काश मेरा लाइफ भी इनके जैसा होता। ओवरऑल दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि दीज लाइन सजेस्ट दैट while Aunt Jennifer may have been physically and emotionally oppressed in her life, her art will live on as a symbol of her inner strength and courage। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर मान लेते हैं कि आंट जेनिफर मर भी जाती है, वो बहुत तकलीफ में थीं, लेकिन उनका आर्ट जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा एज अ सिंबल ऑफ हर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज। ऐसा करके वो दिखाना चाहती है कि मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ और करेज तो है, जो मैं अंकल के सामने तो पेश नहीं कर पाती, दिखा नहीं पाती, लेकिन आर्ट मेरे इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। एंड हर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज अलाउइंग हर टू बी रिमेंबर्ड इन अ वे दैट इज ट्रायम्फर्ड रैदर दैन डिफीटेड। और उसका जो आर्ट है वो हमेशा इस बात के रूप में याद किया जाएगा कि अल्टीमेटली आंट जेनिफर जो थी अपने आर्ट के फॉर्म में ट्रायम्फर्ड थी, यानी विनर रही हैं, ना कि वो डिफीटेड फील की हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो ऊपर हाईलाइट किया था, रिंग्ड, मैं बताना भूल गया था। रिंग का मतलब यहाँ पे सराउंडेड बाई है और ऑर्डीज का मतलब डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस है, और पैनल का यहाँ पर मतलब है रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ अ सरफेस या फ्रेम या पीस ऑफ नीडल वर्क और एम्ब्रॉयडरी जिसमें वो अपना काम कर रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग देखते हैं पहले मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। यहाँ पे ब्राइट टोपैज कहा गया है, जैसे द पोएट हैज यूज्ड ब्राइट टोपैज टू शो द वाइब्रेंट येलो कलर ऑफ द टाइगर्स। सो अब हम लोग चलते हैं एनाफोरा पे। इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स। मान लीजिए कि कोई लाइन दे से शुरू हो रहा है, फिर दूसरा लाइन भी दे से ही शुरू हो रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं पर्सोनिफिकेशन पे, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। दोस्तों यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि वेट को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड सिट फॉर इट। वेट तो बैठ नहीं सकता, यहाँ पे लिखा गया है कि वेट जो है रिंग का जो वेट है वो सिट्स हेवली अपॉन, मतलब इंसान जिस तरह कहीं बैठ जाता है वहाँ पे वेट जो है बैठ रहा है। सो ऐसे टर्म को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं।
हाइपरबोल, डेलिब्रेट और अनइंटेंशनल ओवर स्टेटमेंट। जब भी हम लोग कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसको हम हाइपरबोल कहते हैं। दोस्तों फिर से कहेंगे हम, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड में एक और फिगर ऑफ स्पीच हुआ जिसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वेडिंग रिंग का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कहा गया है मैसिव वेट, तो यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए हम लोग इसे हाइपरबोल कहते हैं। आपको याद होगा अपने प्रोज सेक्शन का एक स्टोरी जिसमें गार्बेज टू देम इज गोल्ड कहा गया है, यानी गार्बेज को गोल्ड कहा गया है, मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर उसकी वैल्यू को बताई गई है, वैसे टर्म हाइपरबोल कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग इमेजरी पे, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट इन माइंड। जब सेंसरी इफेक्ट को हम लोग माइंड में क्रिएट करते हैं तो उसे हम इमेजरी कहते हैं। जैसे द टाइगर इन द पैनल विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये लाइन जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक इमेज उभर कर आता है टाइगर का, कि टाइगर्स आर जंपिंग, दे आर प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रास्ट पे, देयर इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। आंट जेनिफर इज वेरी वीक एंड स्केर्ड वाइल हर टाइगर्स आर फियरलेस एंड प्राउड, इसलिए ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज यहाँ पे यूज किया गया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पैराडॉक्स को देखते हैं। हियर द पोएट हैज शोन अ वुमन, यहाँ पर उन्होंने एक वुमन को दिखाया हु वाज टॉर्चर्ड एंड मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड हैज क्रिएटेड समथिंग फ्री, मतलब एक ऐसी महिला जो काफ़ी टॉर्चर्ड है और कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड है, उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो लगता है कि जीवन भर उसका आर्ट अलाइव रहेगा, वो फ्री रहेगा। सो ये भी थोड़ा है डिफरेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो ऐसे टर्म्स को हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट पे। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली नीड यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग ट्रांसफर टू अनदर। बेसिकली जब एक एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो एक्चुअली पर्पस उसको किसी और को डिस्क्राइब करना होता है, बट वो कर रहा किसी और को होता है। ऐसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेरिफाइड हैंड्स, क्या हैंड्स एक्चुअल में टेरिफाइड था? नो, एक्चुअल में आर्ट टेरिफाइड थी, उनका पूरा बॉडी टेरिफाइड था, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हैंड्स को। ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, अब हम लोग चलते हैं एलिट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि आप देखेंगे शिवल्रिक और सर्टेनिटी में सी और सी साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और इन द एंड, और कभी कभी ये बिगनिंग में भी आ सकता है, ऐसे टर्म्स को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस स्क्रीन में मैंने एस 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 को हाईलाइट किया है। दोस्तों ऐसे टर्म्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जो कभी या तो मिडल पे आएंगे, कभी लास्ट में आएंगे, समटाइम्स बिगनिंग में भी आ जा सकते हैं ग्रुप में। एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन। अगर वाउल साउंड अगर रिपीट हो रहा है सेम लाइन में, उसको हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। आप देखेंगे दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री में मैंने फियर में ई को और बीनीथ में ई को, फिर एन के बाद ई है, और फिर ट्री में देखेंगे आप ई, तो ऐसे टर्म्स जो होते हैं वो एजोनेंस कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो का पीडीएफ भी है जो आपके अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से चाहे तो उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल एमएस इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी